गुजरात में सूरत की सीट बीजेपी ने निर्विरोध जीत लिया। सोचिए इस देश में किस हद तक मामला पहुंच गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के खिलाफ रोज शिकायतें होती हैं, लेकिन कान पर चुनाव आयोग के जू नहीं रेंगता है, जबकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बंद किया जा रहा है। तो सोचिए आज सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा लोग चुनाव आयोग से सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन ये पहली बार नहीं है। इससे पहले सोचिए 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक सेना के जवान जो कि ओबीसी समाज से आते हरियाणा के यादव थे, उन्होंने पर्चा दाखिल किया था और उनका पर्चा रद्द करवा दिया गया था। इसी साल अभी खजुराहो में इंडिया गठबंधन का पर्चा रद्द करवा दिया गया। अभी यूपी में बीएसपी के एक कैंडिडेट का पर्चा रद्द करवा दिया गया था। बाद में दबाव बना, बीएसपी ने कहा कि हम कोर्ट जाएंगे और ये फैसला वहां के डीएम को वापस लेना पड़ा। बिहार में बीएसपी के कैंडिडेट का पर्चा रद्द हुआ है, उसको लेकर भी पार्टी ने कड़ा रुख अपनाया और वो कोर्ट गए और वहां भी उनको मानना पड़ा और हो सकता है कि उनका नॉमिनेशन वापस हो जाए। तो क्या पर्चा रद्द करवाना और तमाम उम्मीदवारों को धमकी देकर डरा कर बैठा देना, ये है गुजरात मॉडल। सूरत में तो यही दिख रहा है, मध्य प्रदेश में तो यही हुआ। वहाँ से खबरें आई कि बीडी शर्मा जो कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं और कैंडिडेट हैं, प्रजापति समाज के एक उम्मीदवार ने कहा कि वो मुझे बैठने के लिए कह रहे हैं। बीएसपी के उम्मीदवारों को धमकाया गया, तो तमाम निर्दलीयों को धमकाया गया। तो ये है गुजरात मॉडल, ये है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मॉडल। तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि 100, 150, 200 सीटें निर्विरोध वो जीत जाएं? सिस्टम के नाम पर क्या उन तमाम बीजेपी शासित राज्यों में पर्चा ही रद्द करवा दिया जाए? तो क्या पूरा का पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो इंस्टीट्यूशन है, संवैधानिक संस्थाएं हैं, उसने सरेंडर कर दिया है? सर्वे में पहले ही आ चुका है कि 28% लोग कह रहे हैं कि हमें चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये CSDS का सर्वे है। चुनाव आयोग की विश्वसनीयता खतरे में। बार बार कह रहा हूँ, इस देश में चुनाव आयोग तभी ईमानदार हुआ जब मायावती जी मुख्यमंत्री थी, चुनाव हराना था। जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, लालू यादव जब मुख्यमंत्री थे, हेमंत सोरेन जब मुख्यमंत्री होते हैं, इस देश में तमाम इनकम टैक्स ईडी की संस्थाएं तभी सक्रिय हो जाती हैं, तभी ईमानदार होती हैं। इस देश में दलित, पिछड़े, किसान, अल्पसंख्यकों का नौकरी में है तो उनका CR खराब कर दिया जाता है, विजिलेंस की जांच होती रहती है। ऐसा लगता है जैसे इस देश के मनुवादी सब मनरेगा से मजदूरी करके अमीर बने हैं। विदेश भागने वाले लोग कौन हैं? एक भी दलित, पिछड़ा, आदिवासी, अल्पसंख्यक नहीं है। तो क्या इस चुनाव में जो 400 पार का नारा है 2024 का, उसके लिए लोगों की नामांकन भी रद्द किए जा सकते हैं? मुझे भी खतरा है कि कहीं मेरा तो नामांकन नहीं रद्द कर दिया जाएगा। तो सोचिए राजनीति किस हद तक जा चुकी है। संवैधानिक संस्थाओं से कहीं से आवाज नहीं आ रही। इसकी वजह क्या है? जब एक ही जाति और एक ही विचारधारा के लोग संस्थाओं में भर जाते हैं तो वहां से ट्रांसपेरेंसी खत्म हो जाती है, ईमानदारी खत्म हो जाती है। इसलिए बाबा साहेब ने रिप्रेजेंटेशन का सवाल उठाया है। जब हर जाति, धर्म और हर समाज के लोग जब सिस्टम में बराबर की संख्या में होंगे तो कोई भी बेईमानी करने से पहले सोचेगा। कोई जात के नाम पर, धर्म के नाम पर बेईमानी करेगा तो वहाँ से आवाज़ उठेगी। वहाँ से दूसरे जो लोग होंगे, जैसे दलित, पिछड़ा, आदिवासी, अल्पसंख्यक के साथ अगर अन्याय होगा तो उस समाज के अधिकारी अगर बराबर संख्या में होंगे तो आवाज़ उठेगी। यही इस देश में लैक है और संसद में भी यही स्थिति है। आज भी 40% से ज़्यादा दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक और SC ST के लोग संसद में नहीं हैं। तमाम संस्थाओं में इनकम टैक्स, ईडी, CBI, चुनाव आयोग हो, चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक, और मीडिया में तो बिल्कुल रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो ये वैशाली का चुनाव भी रिप्रेजेंटेशन का चुनाव। और मैं कह रहा हूँ दोस्तों, जो बाबा साहब का संविधान है, जो कंसेप्ट है रिप्रेजेंटेशन का, वो जब तक इस देश में लागू नहीं होगा तब तक इस तरह की बेईमानियां होती रहेंगी। और मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि इस तरह की तमाम बेईमानियां 60 साल पहले, 60 साल तक कांग्रेस ने भी की है। बस फर्क इतना है कि कांग्रेस के समय सोशल मीडिया नहीं था, डिजिटल मीडिया नहीं था, इसलिए लोग नहीं जान पाते थे। अब सोशल मीडिया है, डिजिटल मीडिया है, इसलिए लोग इसको जान भी रहे हैं और पहचान भी रहे हैं। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और सोचिए अगर ये सूरत का जो पूरा खेल है वो तब तक पता नहीं चलता जब तक अगर सोशल मीडिया ना होता। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो सोचिए कि इस तरह से अगर 200 लोगों की उम्मीदवारी खत्म कर दी जाए, लोगों के पर्चे खारिज कर दिया जाए, तो 200 लोग, 300 लोग, तो 400 लोग निर्विरोध जिता लीजिए। एक भी निर्दलीय उम्मीदवार का पर्चा सही नहीं था, सब भाग गए। क्या इस देश में लोकतंत्र है? क्या दहशत है? सोचिए सरेआम धर्म के नाम पर वोट मांगा जा रहा है।
भगवान राम के नाम का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि चुनाव में धर्म और जाति की अब चर्चा नहीं कर सकते हैं। कुछ लोग कहेंगे कि मैं जाति की चर्चा करता हूँ, गफलत में हैं। मैं संविधान अधिकार की बात करता हूँ। SC ST OBC जाति नहीं है, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। रिप्रेजेंटेशन हमारा संवैधानिक अधिकार है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस देश में लगातार बड़े ही अद्भुत तरीके से लगातार जो है गुमराह हो रहे हैं लोग, और लोगों के संवैधानिक अधिकार को कुचला जा रहा है। तो ये सबसे बड़ा सवाल है जो आपको समझना पड़ेगा, और जब तक आप नहीं समझेंगे लोकतंत्र खतरे में है। लेकिन एक जो सबसे पॉजिटिव साइन है, जहां विपक्ष बीजेपी से डरा हुआ है, बीजेपी जनता से डरी हुई है। ये चुनाव जनता लड़ रही है बीजेपी के खिलाफ। पहले फेज में 102 सीटों में मैं फिर कह रहा हूँ बीजेपी का सुपड़ा साफ हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि पूरे देश में चुनाव अगरा बनाम पिछड़ा, आरक्षण बनाम आरक्षण विरोधी, मंडल बनाम कमंडल और बैकवर्ड बनाम सवर्ण हो रहा है। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि पूरे देश के बहुजन एकजुट हैं, और जो बहुजन जहाँ से जीत रहा है वो वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और वोट डाल रहे हैं। तो ये जो एक जाति व्यवस्था, ये जाति के नाम पर चुनाव नहीं है, धर्म के नाम पर चुनाव नहीं है, यह संविधान बचाने के लिए वोटिंग हो रही है। बहुजन समाज के लोग अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए वोट कर रहे हैं। जिस तरह से पिछले 10 साल में, 60 साल में जिस तरह से कांग्रेस ने सांपनाथ की भूमिका में थी, जिस तरह से बीजेपी नागनाथ की भूमिका में आ गई, और जिस तरह से जहाँ जहाँ सवर्ण लीडरशिप वाली सरकार है, दलित पिछड़े आदिवासियों के संवैधानिक अधिकार नहीं मिलते हैं, इस वजह से इस बार की जनता नाराज़ है। और बीजेपी और RSS से तो इतनी नाराज़ है, कहीं लक्ष्मण यादव होता है, कहीं रतन लाल होता है, कहीं डॉक्टर रितु होती है, कहीं रोहित वेमुला होता है, शंभू जैसे पत्रकारों का चैनल बंद कर दिया जाता है कि हम चैनल बंद कर देंगे। तो रास्ता तो सड़क का है, संघर्ष करेंगे, संसद जाना है, हम लोग तो संवैधानिक लोग हैं। तो संविधान में जो अधिकार मिला हुआ है उसी के दम पर ये लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बहुजन समाज के लोग जागरूक हैं, और इस बार पूरे देश में चुनाव जो है वो मंडल बनाम कमंडल, अगरा बनाम पिछड़ा का चुनाव है। और इसका नतीजा आपको देखने को मिलेगा। जब नतीजे आएंगे तो आप सन्न रह जाएंगे, क्योंकि पूरा बहुजन समाज जो है वो एकजुट हो रहा है, पूरा बहुजन समाज साथ है। और टीवी अखबार को लोगों ने जिस तरह से नकारा है, टीवी अखबार को जिस तरह से लोगों ने नकारा है, ये सबसे बड़ा संकेत है कि 2024 के चुनाव में मोदी जी का जलवा नहीं चल रहा है, धर्म का कार्ड नहीं चल रहा है। अब वो हिंदू मुस्लिम पर आ गए हैं, वो भी नहीं चल रहा है, क्योंकि दलित पिछड़े आदिवासी किसान अल्पसंख्यक रोजी रोटी, संविधान बचाने, नौकरी और निजीकरण के खिलाफ एकजुट है। और इस सब की वजह है सोशल मीडिया। पिछले 10 साल से जो लोग भी सड़कों पर इस सरकार से सवाल पूछ रहे थे, जेल जा रहे थे, संघर्ष कर रहे थे, जो लोग फुले पेरियार अंबेडकर और तमाम बहुजन नेताओं के आदर्शों पर चल रहे थे, वही इस सरकार से लड़ रहे हैं। और वही वजह है कि इस सरकार बैकफुट पर है। और विपक्ष भले सरकार से डरा हुआ हो, लेकिन बीजेपी जनता से डरी हुई। तो 2014 नहीं है ये, 2019 भी नहीं है, ये साल 2024 है। और 2024 में बीजेपी प्रधानमंत्री के शर्मनाक बयान के बाद कई लोग चुनाव आयोग को खोज रहे हैं। यही चुनाव आयोग की उपलब्धि है कि उसे बार बार खोजा जा रहा है। रवीश कुमार का ये ट्वीट है जो सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल है। तो कुछ पोस्ट पढ़ के बता रहा हूँ कि लोग कमेंट कर रहे हैं। सोचिए, भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में जयंती मनाने को लेकर किस तरह से बहुजन छात्रों पर हमला हुआ। आप कल्पना कर सकते हैं कि आज़ाद देश में, संवैधानिक देश में आप बाबा साहब की, और सोचिए ये देखिए, उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री पर हमला हो गया है जो OBC समाज से आते हैं। ये सबसे दुखद है। बहुजन समाज के लोगों को आपस में लड़ाया जा रहा है। वैशाली में भी यही हुआ, OBC और दलित को लड़ाया गया। जब चुनाव हाथ से निकलता हुआ दिख रहा है तो चिल्ला चिल्ला कर हिंदू मुस्लिम करना है, चुनाव आयोग तो सोता रहेगा। तो तमाम सवाल चुनाव आयोग पर उठ रहे हैं, तमाम लोग। और बीजेपी जनता से डरी हुई है, विपक्ष बीजेपी से डरी हुई है, लेकिन जनता इस बार चुनाव लड़े 2024 का चुनाव। और यही लोकतंत्र की हत्या। बीजेपी प्रत्याशी के अलावा किसी भी उम्मीदवार का नामांकन वैधानिक नहीं माना गया। उम्मीदवारों ने अपने नामांकन वापस ले लिया या प्रस्तावक गायब, अपने ही हस्ताक्षरों से मुकर गए हैं और अब गायब हैं। तो ये सबसे दर्दनाक खबर है जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसलिए मैं कह रहा हूँ सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। सूरत में लोकसभा चुनाव के लिए कुल 11 प्रत्याशी थे, उनमें से कांग्रेस प्रत्याशी का नामांकन रद्द हो गया। कांग्रेस के वैकल्पिक उम्मीदवार का भी नामांकन निरस्त हो गया।
8 बचे उम्मीदवारों ने लोकतंत्र को मजबूत करते हुए अपना नामांकन वापस ले लिया। अब बीजेपी के मुकेश दलाल जी सूरत से निर्विरोध सांसद बन चुके हैं। यही वो पहले सांसद है जो लोकसभा 24 के लिए चुने गए हैं। लोकतंत्र दिनों दिन मजबूत होता चला जा रहा है। चुनाव कराने से जनता के टैक्स का पैसा खर्चा होता है तो राष्ट्र निर्माण और देश की तरक्की है तो कदम बढ़ाते हुए सूरत से ही बेहद ही सुखदायक खबर आई है। उम्मीद करते हैं अगर चुनाव आयोग इसी तरह से सजगता और ईमानदारी से काम करता रहा तो हम इलेक्शन पर खर्च होने वाला पैसा बचाकर तो क्या 400 के 400 सीटों पर जिता दिया जाएगा। क्या इसी के सहारे टीवी अखबार कह रहा है 400 सीट। उन्होंने श्री राम मंदिर को लेकर हाइप बनाई और उसका पूरा फायदा उठाना चाहा मगर यह चुनाव में काम ना आया। उन्होंने तमाम विरोधी दलों के नेताओं को तोड़ दिया और पार्टियां तोड़ ली मगर यह चुनाव में काम नहीं आया। उन्होंने 2 मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल दिया मगर यह काम ना आया। उन्होंने कांग्रेस के बैंक अकाउंट फ्रीज करवा दिए मगर यह काम ना आया। अब यह सबसे न्यूनतम बिंदु पर जा चुके हैं और चुनावी रैलियों में निकृष्ट स्तर की मानसिकता का प्रयोग कर बयानबाजी कर रहे हैं मगर यह भी नाकाम नहीं आएगा। अब देश की जनता इनकी असलियत पहचान चुकी है और इनको 2024 में कुर्सी से बेदखल करने का मन बना चुकी है। तो 2024 में 400 पार नहीं बल्कि मिली जुली बहुजनों की सरकार होगी और कोई दलित, पिछड़ा, आदिवासी, बहुजन, बैकवर्ड, दलित समाज के लोग प्रधानमंत्री बनेंगे। लिख लीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।